गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज के क्लास में फिर से आपका स्वागत है। देखिए मेरे भाई, मुझे पता है क्लास सुबह अपलोड नहीं हो पा रही है, इसलिए शाम को हो रही है, तो कोई बात नहीं है ना, थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन अब क्लासें रेगुलर चलेंगी और तुम्हारी मैंने बोर्ड के एग्जाम के लिए मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारे लिए एक मैराथन लेके आऊंगा 3 से 4 घंटे की, और उस मैराथन में मैं पूरे के पूरे चैप्टर, मतलब पूरी की पूरी जो किताब है उसका रिवीजन मैं तुम्हें फास्ट स्पीड से करा दूंगा। जो चीजें समझाने की होंगी मैं समझाऊंगा, और इससे क्या होगा, तुम्हारा एक बार रिवीजन हो चुका होगा। ठीक है मेरे भाई, वो चीज हम बात करेंगे जब तुम्हारी अर्धवार्षिक एग्जाम होंगी, जो कि 20 नवंबर से होना निर्धारित है। ठीक है, अगर उसमें आगे पीछे होता है तो वो हिसाब से देख लेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। अब सभी बता देंगे एक बार कैसे हैं। ठीक है मेरे भाई, सभी बता देंगे एक बार कैसे हैं, सभी बता देंगे एक बार कैसे हैं, अच्छे हैं। चलो देखो, चैप्टर पूरा हो चुका है वैसे तो, लेकिन आज हम क्या करेंगे, जो यौन संचारित रोग हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना, हाँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज उनके बारे में पढ़ेंगे आप। मतलब क्या पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्स के दौरान क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। ठीक है, तुमने एड्स का नाम सुना होगा, हाँ गुरुजी। HIV सुना है, हाँ सुना है गुरुजी। सिफिलिस नहीं गुरुजी, ये तो नहीं सुना, तो मैं सुनाऊंगा आज कि सिफिलिस क्या होता है, ये सारी चीजें है ना। गोनेरिया नाम से होता है एक, है ना, एक बीमारी होती है गोनेरिया, तो हम सुजाक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुजाक। ठीक है, वो किससे होती है? गोनेरिया से। अब गोनेरिया क्या है? एक क्या है भाई, बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो उस जीवाणु की वजह से। तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, एक बार सभी बता देंगे कैसे हैं, अच्छे हैं। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई, स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखो आज मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूं, तुम बोलो तो। चलो एक बार फास्ट स्पीड से रिवीजन कर लेते हैं, संडे है वैसे तो। चलो देखो जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। जो जो चीजें हैं मैन मैन वो मैं तुम्हारी आंखों के आगे से निकाल ला दूंगा। ठीक है, देखो जनन, भाई जनन क्या है? देखो जनन क्या है मेरे भाई? जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव होता है वो क्या करता है, अपने जैसी संतति को उत्पन्न करता है। किसके द्वारा? एक प्रक्रम के द्वारा। उसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। डीएनए क्या है? यहाँ से देखो डीएनए का नाम पूछेगा कि भाई डीएनए क्या है। डीएनए को हम बताएंगे भाई, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम। ये क्या करता है मेरे भाई? इसमें जानकारी एनकोडेड होती है, एनकोडेड होती है। मतलब कि ये क्या करता है, बताओ क्या करता है, कि जो भी पिछली जाति के या पिछली भी, मतलब जो भी पिछली जनक पीढ़ी है, उससे क्या करती है, हमारे अंदर संकेतों को लाती है या फिर उनकी सूचनाओं को हमें देती है। ठीक है, कि हमारा और हमारे शरीर की सूचनाएं भी इसी के पास होंगी। ये एक तो क्या करेगा, पुरानी जो पीढ़ी है, पुरानी जो पीढ़ी है उसके कुछ गुण लाएगा। दूसरी बात क्या करेगा? दूसरी बात ये कि एक तो ये क्या बताएगा हमें, क्या बताएगा कि भाई कितनी वृद्धि होनी है शरीर की, कितने दिनों तक होनी है, कितना आदमी जीवित रहेगा, कितना क्या करना है, वो सारी कहां होगी? डीएनए में एडकोडेड होगी। ठीक है, चलो डीएनए प्रतिकृति का मतलब क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन, मतलब कि डीएनए किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से समसूत्री विभाजन होगा, एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएंगी। ठीक है, चलो जो समझाने की चीजें मैंने समझा दी थी, मैं फास्ट स्पीड से रिवीजन करा रहा हूं मेरे भैया ना। चलो डीएनए प्रतिकृति में जनन का महत्व, कि भाई ये क्यों महत्व है, तो भाई एक तो देखो क्यों महत्वपूर्ण है, देखो यहाँ पे लिख रखा है। तो एक तो क्या भाई, जैव विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, दूसरा शारीरिक संरचना और डिजाइन के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या है मेरे भाई, इनमें क्या होती है, नई पीढ़ियों में, इन पीढ़ियों में क्या आती है, सहन करने की क्षमता होती है। डीएनए की प्रतिकृति में परिवर्तनशीलता में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए क्या है, डीएनए की प्रतिकृति में जनन का महत्व है और डीएनए की प्रतिकृति इसलिए आवश्यक है। आगे बात करते हैं कि जीवों में विभिन्नता कैसे आ जाती है। तो जीवों में विभिन्नता कैसे आती है? जनन के दौरान, मतलब मेरे भाई क्या होती है, जनन कोशिकाओं में डीएनए की 2 प्रतिकृतियां बनती है। इसके साथ साथ क्या होती है, दूसरी नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। और प्रतिकृतियां जब अलग होती हैं तो एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बना लेती है। ये सभी कैसे होता है? जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें डीएनए क्या करता है, डीएनए प्रतिकृति में विभिन्नता आ जाती है। और यही कारण है कि जीवों में क्या आ जाती है, विभिन्नता आ जाती है। जीवों में क्या आ जाती है मेरे भाई, विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, जीवों में विभिन्नता का महत्व क्यों है। तो विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान ग्रहण करती है। उत्तरजीविता जीवों की, मतलब क्या है, जो विभिन्नताएं हैं जो समष्टि में क्या है मेरे भाई, स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तीसरा, विभिन्नता परिवर्तनशील परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता प्रदान करता है। और चौथा क्या है मेरे भाई, जीवों में ही पाई जाने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, क्योंकि जब तक संतति में विभिन्नताएं नहीं हो तो जैव विकास नहीं कहा जा सकता। इन सारी बातों पे हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, मैंने एक एक चीज मैंने अच्छे से समझाई हुई है। अब हम इसका रिवीजन कर रहा था, मैं थोड़ा सा समझा रहा था, क्योंकि थोड़ी सी चीज बचती है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल अपना क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, अनुवांशिकता। देखो उसका चैप्टर का नाम था पहले अनुवांशिकता एवं जैव विकास, लेकिन अब क्या बचा है, वो ओनली अनुवांशिकता। जैव विकास वाले टॉपिक को यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, चलो
जीवों में जनन की विधियां, जीवों में जनन की दो विधियां हैं मेरे भाई, पहली है अलैंगिक जनन और दूसरी कौन सी है, लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, जनन की वह विधि जिसमें एक जनक द्वारा बिना निषेचन के केवल क्या होता है मेरे भाई, समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर नई कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, नई कोशिकाएं बन जाती है, नई संतति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम बताओ, अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो लैंगिक जनन में क्या होगा, अलैंगिक जनन में क्या होगा, वो मैंने कल अंतर करवाया था, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अलैंगिक जनन क्या होता है भाई, इसमें निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण क्या होती है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है और नई संतति उत्पन्न हो जाती है। आगे देखते हैं, ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। अलैंगिक जनन के बाद जो संतान पैदा होती है वे आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है। ठीक है मेरे भाई, क्या होती है, आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती है, किसमें, अलैंगिक जनन में। जबकि लैंगिक जनन में क्या था बताओ, लैंगिक जनन में शारीरिक रूप से तो भिन्नता आती है, लेकिन डीएनए में कोई भिन्नता नहीं आती। इसलिए जब भी किसी की जांच की जाती है कि मेरा बेटा है या नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है बताओ, उसके लिए डीएनए की जांच की जाती है। किसकी जांच की जाती है, डीएनए की। चलो अलैंगिक जनन के प्रकार देखो भाई, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, ठीक है, मुकुलन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन। अब चलो एक एक को पढ़ लेते हैं। विखंडन की प्रक्रिया, पहली बात तो ये कि ये एक कोशिकीय जीवों में होती है। विखंडन की बात ध्यान से समझ लेंगे कि ये एक कोशिकीय जीवों में होती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अच्छा, विखंडन प्रक्रिया की दो प्रकार की होती है मेरे भाई, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अच्छा, कौन कौन से प्रकार की होती है, कौन कौन से, एक तो होती है द्विखंडन, ठीक है, और एक क्या होती है मेरे भाई, बहुखंडन। ठीक है, क्या होती है, द्विखंडन और बहुखंडन। अच्छा, द्विखंडन नाम से ही पता चल रहा है, द्विखंडन का मतलब क्या होगा, दो खंडों में टूट जाएगी, दो भागों में टूट जाएगी। ठीक है, तो इस विधि में जीव की जो कोशिका है दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए अनेक जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, जैसे कि अमीबा, लिस्मेनिया आदि। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अमीबा में द्विखंडन जो होगा वो किसी भी तल से हो सकता है, जबकि लिस्मेनिया में जो द्विखंडन होगा ना वो एक निश्चित तल से होगा। कैसा होगा, एक निश्चित तल से होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी तल से हो गया, नहीं, लिस्मेनिया में एक निश्चित तल से होगा। चलो आगे बात करते हैं बहुखंडन की। इस विधि में जीव एक साथ कई संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, जिसे हम बहुखंडन कहते हैं। उदाहरण के लिए मलेरिया परजीवी, जिसको हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि मलेरिया फैलता कैसे है। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, वो पाया जाता है, जिसके कारण मच्छर के काटने से ये परजीवी हमारे शरीर में, मतलब जो मनुष्य होता है उसके रक्त में जाकर बहुखंडन के द्वारा कई गुना बढ़ जाते हैं और फिर फिर इंसान को क्या कर देते हैं भाई, इंसान के शरीर को बीमार कर देते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को कपकपी लगना, बुखार आना, पसीना आना, तेज सिर दर्द, शरीर में टूटन, जी मचलाना और उल्टी आने तक के लक्षण होते हैं। ठीक है, खंडन की बात करें तो इस जनन विधि में क्या होगा, सरल कोशिकीय संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े ही वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा आदि। इस तरीके से स्पाइरोगाइरा का शरीर होता है और इसको इस तरीके से क्या हो जाता है मेरे भाई, इसका खंडन हो जाता है। ध्यान से समझ लेंगे, खंडन और विखंडन में क्या अंतर है, ये बहुकोशिकीय में होता है और विखंडन एक कोशिकीय में होता है। ये चीज को दिमाग में रख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखो मैं बिल्कुल डीपली पढ़ा रहा हूं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो तुमसे छूट जाएगा। मैंने एक एक चीज को गहराई से लेकर और जीरो से लेकर पढ़ा रहा हूं मेरे भैया ना, जीरो से लेकर और हीरो तक का। कह दिया ना कि इनको पढ़ने के बाद में तुम्हें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, आ जाओ। पुनरुद्भवन, पुनर्जनन। पुनर्जनन जनन की अलैंगिक विधि है। पहली बात तो कौन सी विधि है, अलैंगिक विधि है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है और अपने शरीर के हिस्से से एक नया जीव बना लेता है। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया तथा हाइड्रा जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। यह प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाती है। मतलब कि जो भी कोई जीव है उसको अगर हमने 3 हिस्सों में काट दिया तो 3 जीव बन जाएंगे, 4 हिस्सों में काट दिया तो 4 जीव बन जाएंगे। ठीक है, किस किस में होता है मेरे भाई, प्लेनेरिया में देख लो, प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है और हाइड्रा में भी क्या होता है, पुनर्जनन। अब तुम बोलोगे हाइड्रा में तो मुकुलन होता है, तो मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से हल करना है। यदि ये पुनर्जनन और मुकुलन दे दे तो हमको मुकुलन को महत्व देना है। किसको देना है, मुकुलन को महत्व देना है। लेकिन अगर मुकुलन नहीं दिया तो उस स्थिति में पुनर्जनन को महत्व देना है, अगर ऑप्शन में आ जाता है तो। ठीक है मेरे भाई, चलो
आगे देखते हैं मुकुलन। मुकुलन का अर्थ होता है उभार या छोटा पौधा। मुकुलन अंकुर, एक छोटा अंकुर जनक जो जीव है उसके शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। ये हाइड्रा व यीस्ट में मुकुलन ही होता है। किसमें? हाइड्रा में और यीस्ट में। तो हाइड्रा में मुकुलन मैंने तुम्हें बताया है। यीस्ट का मतलब होता है खमीर, जो कि हमारे ब्रेडों में उठती है। ठीक है, आ जाओ मुकुल। अब ये मुकुल क्या है? तो जीवों में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण शरीर पर एक स्थान पर उभार बन जाते हैं। इन्हीं उभारों को मुकुल कहा जाता है। बीजाणु समासंग की बात करते हैं। बीजाणु समासंग में जनक पौधा अपनी बीजाणु पेटी, मतलब जो बीजाणु भित्ति है, उसमें सैकड़ों जनन कोई इकाइयां पैदा करता है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बीजाणु पेटी पड़ती है तो ये बीजाणु हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं और वहीं उग जाते हैं। वहीं पर क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं एवं नए पौधों या जीवों को जन्म देते हैं। बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। ध्यान से समझ लेंगे, बीजाणु समासंग का क्या होगा, मतलब किसमें होगा? दोनों ही प्रकार में, मतलब एक कोशिकीय में भी और बहुकोशिकीय में। उदाहरण के लिए राइजोपस म्यूकर आदि, राइजोपस म्यूकर आदि। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे मेरे भाई, राइजोपस जो है वो ब्रेड या सड़ी हुई सब्जी, फल आदि पर उगने वाली काली कवक है, मतलब जो काली फफूंद होती है उसको हम क्या बोलते हैं? राइजोपस। इसलिए इसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। किसको? राइजोपस को। अगर वो पूछ ले कि ब्रेड मोल्ड कहा जाता है तो किसको कहा जाता है मेरे भाई? ध्यान से समझ लेंगे, राइजोपस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइजोपस को। ठीक है, तो राइजोपस में बीजाणु समासंग, इस तरीके से बीजाणु पेटी होती है, फटती है, इनमें क्या होते हैं? बीजाणु। ठीक है, आगे आ जाओ, बीजाणुओं की विशेषताओं की बात करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। अर्थात चूंकि ये बीजाणु पेटी के फटने के बाद इधर उधर फैल जाते हैं, तब यदि ऐसी परिस्थिति हो जिससे इन्हें नुकसान पहुंचने वाला हो तो इसकी मोटी भित्ति इन फैले हुए बीजाणुओं की रक्षा करती है और जैसे ही इसके अनुकूल परिस्थिति बनती है, ये नम सतह के संपर्क में आने पर वही वृद्धि करने लग जाते हैं और नए जीव उत्पन्न करने लगते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखते हैं। कायिक प्रवर्धन की बात करें, किसकी बात करें? कायिक प्रवर्धन की बात करें तो कायिक प्रवर्धन में ध्यान से समझेंगे। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या है मेरे भाई? इस प्रकार का जो अलैंगिक जनन है केवल पौधों में होता है। किसमें होता है? पौधों में। किसमें होगा? पौधों में होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार का अलैंगिक जनन किसमें होता है? केवल पौधों में होता है। ये चीज भी ध्यान रखनी है तुम्हें। ठीक है ना, तो कायिक प्रवर्धन किसमें होगा? अगर तुम कहीं कर दो कायिक प्रवर्धन, गुरुजी हमने देखा आदमी भी होता है, हमने आदमी का हाथ काट दिया था, हमने देखा था इससे तो उगा ही नहीं कुछ भी, ऐसा नहीं है मेरे भैया ना। तो किसमें होगा कायिक प्रवर्धन? किसमें होगा? केवल पौधों में होगा। किसमें होगा? केवल पौधों में होगा। तो देखो मेरे भाई, इस प्रकार का अलैंगिक जनन केवल पौधों में होता है। कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के कायिक भागों जैसे कि जड़, तना एवं पत्ती आदि से नए पौधे उगाए जाते हैं। जनन की इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसमें कायिक भाग विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। पौधों के कायिक भाग, पौधों के जड़, तना एवं पत्तियां आदि भागों को पौधे के कायिक भाग कहा जाता है। उदाहरण के लिए हरी घास, मनी प्लांट, ब्रायोफिल्म, आलू, केला आदि के पौधों में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ देख लेते हैं मेरे भाई। कुछ पौधों के उगने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करने के निम्न कारण हैं। कौन कौन से हैं? पहला देखो, जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती उनका प्रजनन कायिक प्रवर्धन द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन के द्वारा। और जो बीज से उगाए गए पौधे हैं, बीज से उगाए गए पौधों में क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है, जबकि अलैंगिक जनन में उगाए गए जो पौधे हैं उनमें क्या लगता है? कम समय में फल और फूल लगने लग जाते हैं। ठीक है, पौधों में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि फलों का कम होना और छोटे होते रहना। जबकि कायिक प्रवर्धन द्वारा जो उगाए गए अनुवांशिक जो पौधे हैं उनमें अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? जनक के ही समान होते हैं। ये बात बताई थी मैंने। चौथा देखो, यह पौधे के उगने का सबसे सस्ता और सरल तरीका है। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो, इस विधि के द्वारा केला, गुलाब, आलू, गन्ना आदि लगाए जाते हैं। ये उदाहरण याद कर लेना मेरे भाई। कौन कौन सा? ये हरी घास, मनी प्लांट, ब्रायोफिल्म, आलू, ये सारे किस तरीके से काम लेते हैं। ठीक है, इनमें कौन सा जनन पाया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। वो पूछ लेगा इनमें भी कि किसमें तना उगाया जाता है, किसमें जड़ उगाई जाती है, किसमें पत्ती उगाई जाती है। तो यहां मैंने सारी चीजें तुम्हें बताई है। आगे आ जाओ।
कायिक प्रवर्धन के प्रकार की बात करते हैं। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक विधि द्वारा और कृत्रिम विधि द्वारा। प्राकृतिक विधि द्वारा तो जड़, तना और पत्ती। जड़ के द्वारा तो गाजर और शकरकंदी में, तना द्वारा आलू और अदरक में, पत्ती द्वारा ब्रायोफिल मतलब पत्थरचट्टा के पत्ते में। कृत्रिम विधि द्वारा देखिए मेरे भाई, यहाँ रोपण विधि के बारे में बात करेंगे। तो पौधे के किसी भी छोटे हिस्से जो कि जड़, तना, पत्ती जिस पर अंकुर लगा हो, उसको काटकर उसे मिट्टी में पानी की सुविधा देकर एक नया पौधा उगाया जाता है। उदाहरण के लिए अंगूर हो, अमरूद हो, आम हो, नींबू हो आदि। लेयरिंग की बात करें तो लेयरिंग में एक जनक पौधे की शाखाओं को मिट्टी में इस प्रकार डाला जाता है कि शाखा का एक हिस्सा मिट्टी से बाहर हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, जमीन के अंदर। तो मिट्टी के भीतर वाली जो शाखा है उस पर जड़ें उग जाती हैं। जो उन जड़ों को उनके जनक पौधों से काटकर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार मिट्टी में दबी शाखा से नया पौधा उग जाता है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी, चमेली आदि। ग्राफ्टिंग की बात करते हैं, जिसको हम कलम भी बोलते हैं। ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पौधों के तनों को काटा जाता है और एक दूसरे को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो। काटे गए तनों में से एक तने में जड़ें होती हैं, इसे स्टोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोक कहा जाता है। दूसरा तना बिना जड़ों के काटा जाता है, जिसे नवपल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? नवपल्लव कहा जाता है। नवपल्लव कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे आ जाते हैं। देखो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था, इसमें क्या कर दिया जाता है, एक पौधा ऐसा लिया जाता है जिसका जड़ वाला भाग लिया जाता है, एक में बिना जड़ वाला भाग लिया जाता है। इन दोनों को तिरछा इस प्रकार से काट लिया जाता है कि ये दोनों क्या हो जाए, जुड़ जाए आसानी से। हम इनको जोड़ देते हैं, कपड़े की सहायता से बांध देते हैं और इनके ऊपर क्या कर देते हैं, पीवीसी की टेपिंग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं पीवीसी की टेपिंग? अगर पूछ लिया जाए तुमसे कि क्यों करते हैं तो हम बताएंगे इनको संक्रमण से बचाने के लिए। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। ठीक है, आ जाओ। इसमें कौन सा विभाजन पाया जाता है तो ध्यान से समझ लेंगे। इसमें अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन की क्रिया होती है, जबकि उसमें कौन सा हो रहा था, लैंगिक में कौन सा हो रहा था, समसूत्री। इसमें कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री का मतलब एक जनन कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 4 बनेंगी। बनेंगी 4। आ जाओ। निषेचन की बात करें तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, इन दोनों का जब निषेचन संलयन होता है, जुड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं निषेचन। अच्छा, नर युग्मक शुक्राणु गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं। यहां से प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान से समझ लेंगे कि गतिशील जनन कोशिका क्या होती है, अंडाणु, शुक्राणु या फिर और कुछ दे देगा। तो ध्यान से समझ लेना कि गतिशील जो जनन कोशिका है उसको क्या बोलेंगे, हम शुक्राणु बोलेंगे। और जिसमें भोजन का संचय होता है, फूड का संचय होता है, ठीक है, या मतलब जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। आगे आ जाओ। लैंगिक जनन के लाभ। लैंगिक जनन उच्च विकसित प्रक्रिया है मेरे भाई, तथा इसके अलैंगिक जनन की तुलना में अनेक लाभ है। कौन कौन सा? कि इसमें क्या होता है कि तो जनन में वर्णों के नए संयोजन का अवसर मिलता है। जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, इनमें क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। जनन संततियों में गुणों को क्या देता है, बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें दो भिन्न और अलैंगिक समानता वाले जीवों से आयुग्मकों का क्या होता है मेरे भाई, संलयन होता है। ठीक है, आगे देखो। इस विधि से उत्पन्न संतति शारीरिक रूप से जनक से भिन्न होती है, लेकिन डीएनए स्तर पर क्या होती है मेरे भाई, समान होती है। मैंने तुम्हें बताया था कि डीएनए तो समान होगा, लेकिन उनकी शारीरिक संरचना क्या होगी, अलग होगी। लैंगिक जनन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, पौधों में लैंगिक जनन और जंतुओं में लैंगिक जनन या जीवों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन, जनक पौधों द्वारा अपनी युग्मक कोशिकाओं या युग्मकों का योग कर नए पौधों को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पौधों में लैंगिक जनन कहते हैं। पादपों में भी क्या पाए जाते हैं, नर और मादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये नर और मादा जो भाग है वो कहां पाए जाते हैं, इनके जो मेरे भाई जनन अंग है वो पुष्पों और फलों के बीजों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फलों के अंदर जो बीज पाए जाते हैं उनमें पाया जाता है। पुष्प का नर अंग तो पुंकेसर और मादा अंग क्या होता है, स्त्री केसर होता है। ठीक है, पुष्पी पादपों में जन्नांग, मादा जन्नांग की बात करें तो स्त्री केसर। स्त्री केसर में क्या क्या होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, स्त्री केसर में क्या होगा, नर जन्नांग क्या होता है, पुंकेसर। नर जन्नांग पुंकेसर में क्या क्या होगा, परागकोश, परागकण और तंतु। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पुष्प 2 प्रकार के, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी या उभयलिंगी। एक लिंगी में मतलब एक लिंग होगा, या तो मादा का होगा या नर का होगा, जबकि उभयलिंगी में दोनों होंगे। ठीक है, पुंकेसर का मतलब, पुंकेसर क्या है मेरे भाई, नर जन्नांग है, परागकोश इनसे मिलकर बना होता है, परागकोश परागकण और तंतुओं से। परागकोश क्या होता है मेरे भाई, परागकणों का संचय करता है। परागकण क्या होता है, नर युग्मक है, पीले रंग का होता है, चिकना पदार्थ होता है। स्त्री केसर क्या होता है, मादा जन्नांग है। ठीक है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर बना होता है। कहां स्थित होता है, पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। वर्तिकाग्र क्या है, पुष्प का वह भाग जहां पर
परागण की क्रिया होती है। वर्तिका को परागनली भी कहा जाता है मेरे भाई, वर्तिका को क्या कहा जाता है, परागनली भी। यह नर युग्मक को कहां से जोड़ती है, अंडाशय तक जोड़ती है। अंडाशय क्या होता है, पुष्प का एक प्रमुख अंग है मेरे भाई, मादा जननांग है, ध्यान से समझ लेंगे। जहां क्या होती है, संलयन की क्रिया, निषेचन की क्रिया होती है। ये तुम्हारा पुष्प का चित्र है, ठीक है। ये परागकोश है, ये तंतु है, ये दल है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिटल बोलते हैं। इसको पूरे को भाग बोलते हैं पुंकेसर, उधर स्त्री केसर का दिखाया हुआ है। ये होती है वर्तिका अग्र, ये होती है वर्तिका, और ये होता है अंडाशय, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई, पुष्पों में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है, फिर परागण की क्रिया होती है, फिर जो परिगित परागकण है उसका वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचता है, फिर निषेचन की क्रिया होती है, फिर युग्मनज का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का विकास होता है, फिर बीज का निर्माण होता है, और फिर अंकुरण हो जाता है, और फिर नए पौधे का जन्म हो जाता है। आगे देखते हैं मेरे भाई, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। दो प्रकार का स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण में क्या होता है, उसी पुष्प के उसी जात मतलब उसी पौधे के उसी पुष्प के अगर दूसरे पुष्प पर जाकर कोई अगर क्या चल जाता है, परागकण चल जाता है, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। परपरागण में क्या होगा मेरे भाई, लेकिन ये ध्यान रखेंगे, जो स्वपरागण है वो केवल उभयलिंगी द्विलिंगी पुष्पों में होती है, एक लिंगी पुष्पों में नहीं होती। परपरागण, ये वाली चीज को ध्यान रख लेंगे, यहां से प्रश्न पूछ लेगा। परपरागण क्या होगा कि जब एक पुष्प के परागकोश से उसी जाति के अन्य पुष्प के मतलब अन्य पौधे के पुष्प के, ठीक है ना, अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। परपरागण के कारक कौन कौन से होंगे, भौतिक कारक होंगे, जल तथा वायु, ठीक है, और जंतु कारक कौन से होंगे, कीट और कीड़े मकोड़े, ये सारी चीजें। अंकुरण क्या होता है मेरे भाई, बीज में भावी पौधे भ्रूण होता है, ठीक है, जो उपयुक्त परिस्थितियों में नई संतति में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं, ठीक है। नालायक को 20 मिनट तो ऐसे हो गई। चलो देखते हैं मानव में लैंगिक जनन। मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी जनन कोशिका का बहुत ही आवश्यक है, ये तो सारी चीजें छोड़ो। किशोरावस्था देखते हैं मेरे भाई। किशोरावस्था क्या होती है, जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आ जाती है, किशोरावस्था कहलाती है। यौवन आरंभ का मतलब भी यही है भाई, जब लड़के और लड़कियों में क्या आ जाता है, यौन क्षमता का, जनन क्षमता का विकास होना हो जाता है। यौवन आरंभ की शुरुआत कहां से होती है, लड़के लड़कियों कौन कौन सी, देखो लड़कों में परिवर्तन होने लग जाता है, दाढ़ी मूछ का आना, आवाज में भारीपन का, जननांग में बालों का आना, त्वचा का तैलीय हो जाना। लड़कियों में परिवर्तन क्या है, स्तनों के आकार में वृद्धि, आवाज में पतलापन, कांख एवं जननांग क्षेत्रों में बालों का आना तथा त्वचा का तैलीय हो जाना, रजोधर्म प्रारंभ हो जाना, और जंघा की हड्डियों का चौड़ा हो जाना। आगे देखते हैं मेरे भाई एक बार फिर से, लड़कियों में यौवनारंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में, और लड़कों में 13 से 15 वर्ष की उम्र में आरंभ हो जाता है। द्वितीय के गौण लैंगिक लक्षण वे होते हैं जो लड़के और लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं। मासिक एवं रजोधर्म, ये रजोदर्शन क्या होता है मेरे भाई, यौवन आरंभ के समय रजोधर्म के आरंभ को रजोदर्शन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। 50 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लैंगिक परिवर्तन किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य लैंगिक परिवर्तन लाना है। ये परिवर्तन यौवन आरंभ से शुरू होते हैं और 18 से 19 वर्ष की आयु में यह प्रक्रिया क्या हो जाती है, लगभग पूर्ण हो जाती है, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। संवेदनाओं में परिवर्तन, इस अवधि में देखो ये चीजों में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो किसके कारण होता है ये ध्यान रखेंगे, तो लिंग हार्मोन के कारण। दो तरीके के, नर लिंग हार्मोन और मादा लिंग हार्मोन, ठीक है। लैंगिक परिवर्तनों के, अगर नर में लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हार्मोन है तो वो नर लिंग हार्मोन, और मादा में हार्मोन मतलब मादा में जो लैंगिक परिवर्तन है उनके लिए उत्तरदायी है तो मादा लिंग हार्मोन। इसमें क्या होता है, नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन, जबकि इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तीनों के काम मैंने बता ही दिए थे, ठीक है। नर जनन तंत्र का मैंने तुम्हें बता ही दिया था, ठीक है। नर जनन तंत्र क्या होता है मेरे भाई, नर के शरीर के वे भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं नर जननांग कहलाते हैं मेरे भैया ना, और इनसे मिलकर क्या बनता है, नर जनन तंत्र बनता है। वृषण है, वृषण कोश है, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, मार्गशीर्ष और शुक्राणु। के बाद में देखेंगे मेरे भाई, वृषण क्या होता है मेरे भाई, नर जननांग में वृषण प्रमुख अंग है, इसकी संख्या 2 होती है, शरीर के बाहर स्थित होते हैं। और क्या होते हैं, इनका कार्य क्या है मेरे भाई, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का निर्माण करना है। टेस्टोस्टेरोन जो नर लैंगिक हार्मोन में क्या होता है, मतलब लैंगिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होता है, इसे प्राथमिक अंग भी कहा जाता है। वृषण कोश क्या होते हैं, जिसमें वृषण स्थित होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है मेरे भाई, ये क्या करता है, तापमान को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण में शरीर से कम ताप की आवश्यकता होती है। और वृषणों को स्थिर रहने के लिए भी क्या करता है, स्थान प्रदान करता है। शुक्रवाहिनी की बात करें, शुक्रवाहिनी क्या होती है, जो शुक्राणु का वहन करती है, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है। तो क्या होगा भाई, शुक्राणु निर्माण में क्या होगा, वृषण से कहां तक लेके जाएगी, शुक्राशय तक, तो उसको क्या बोलेंगे, शुक्रवाहिनी, ठीक है। नर जनन तंत्र में शुक्राणु तथा मूत्र दोनों एक ही मार्ग से प्रवाहित होते हैं, जबकि पुरुष नसबंदी को वैस्कोटोमी कहा जाता है, इसमें शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। मादा जनन तंत्र में शुक्राणु और मतलब उनके 16 अंडाणु और मूत्र दोनों के लिए क्या होता है, अलग अलग मार्ग होता है। शुक्राशय जिसमें क्या होता है, शुक्राणु
इकट्ठे होते हैं। आगे देख लेते हैं एक बार, प्रोटेस्ट या पोरुस ग्रंथि, ठीक है, ये क्या करती है मेरे भाई, सफेद तरल पदार्थ का स्राव करती है, वीर्य का 25 से 30% निर्माण करती है। मूत्र मार्ग क्या होता है, एक पेशीय नलिका जिससे मूत्र तथा शुक्राणु दोनों बाहर निकलते हैं। शिश्निका एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच स्थित होता है, इसका मुख्य कार्य शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना है। शुक्राणु क्या है मेरे भाई, सूक्ष्म संरचना है, ठीक है, जिनमें अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ जैसी होती है और उन्हें मादा जनन कोशिकाओं की ओर तैरने में सहायता करती है। ये शुक्राणु का तुम्हारे चित्र बनाई दिया था मैंने। 23वां ये देखेंगे मादा जनन तंत्र में भाई, मादा जनन तंत्र में बता देंगे भाई अंडाशय, अंडाणु, अंडवाहिका, गर्भाशय और योनि, इस तरीके से मैंने सारी चीजें करवा दी थी। ये सारी चीजें मैंने तुम्हें अभी पढ़ाई है, इसके लिए इसका रिविजन तो ज्यादा जरूरी नहीं। अब जो जरूरी है वो मैं करा देता हूं, चलो ठीक है मेरे भाई। देखो मैंने पूरा बहुत सारा करवा दिया, फिर चैप्टर रह जाएगा आज आज में, है ना। चलो, यौन संचारित रोग। तो यौन संचारित रोग ऐसे रोग होते हैं मेरे भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यौन संचारित रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि किसके कारण फैलते हैं, सेक्स के दौरान फैलते हैं, सेक्स करने के दौरान फैलते हैं, ठीक है। तो सेक्स के कारण जो फैलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैंगिक संचारित रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंगिक संचारित रोग। इन्हें यौन संचारित रोग भी बोलते हैं, ठीक है, यौन संचारित रोग भी बोलते हैं। चलो, यौन संबंध या लैंगिक संयोजन से होने वाले संक्रामक रोगों को लैंगिक संचारित रोग या यौन संचारित रोग कहा जाता है। संक्रामक का मतलब है जो वायरस, मतलब संक्रामक का मतलब है जो एक से दूसरे में फैल जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया था यौन संचारित रोग। अब लिखेंगे हम कि कौन कौन से हैं। अभी हम लिखते हैं पहले जीवाणु द्वारा, ठीक है, जीवाणु द्वारा और विषाणु द्वारा। जो ये रोग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं जीवाणु द्वारा और दूसरा होता है किसके द्वारा, विषाणु द्वारा। हम सबसे पहले लिखेंगे जीवाणु द्वारा, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जीवाणु द्वारा। जीवाणु द्वारा, ठीक है, लिखेंगे जीवाणु द्वारा। जीवाणु द्वारा, दिख रहा है सभी को। हाँ, लिखते जाएंगे मेरे भाई और स्पीड से लिखेंगे थोड़ा सा। जीवाणु द्वारा। अब जीवाणु द्वारा कौन कौन से होते हैं तो मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। पहला लिखेंगे सुजाक, जिसको हम बोलते हैं गोनेरिया। हिंदी में गोनेरी, मतलब हिंदी में सुजाक और इंग्लिश में गोनेरिया। सॉरी भाई, लिखेंगे, पहला लिखेंगे मेरे भाई, है ना। पहला लिखेंगे, ए डाल के लिख लेंगे, ए डालकर इसमें लिखेंगे सुजाक, सुजाक जिसको बोलते हैं गोनेरिया। क्या बोलते हैं मेरे भाई, गोनेरिया बोलते हैं। चलो, इसमें लिखेंगे पहले, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लिखेंगे, लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यह गोनेरिया कारक के द्वारा फैलता है। लिखेंगे यह गोनेरिया कारक के द्वारा फैलता है। गोनेरिया कारक के द्वारा है। इस रोग के कारण पेशाब में जलन हो जाती है मेरे भाई, है ना। इस रोग के कारण पेशाब में, दिख तो रहा है ना मेरे भाई, इस रोग के कारण पेशाब में, पेशाब में नहीं, मूत्र मार्ग में लिखेंगे, इस रोग के कारण मूत्र मार्ग में, मूत्र मार्ग में क्या होती है, जलन होती है ना। सही रहेगा, लिखेंगे यह गोनेरिया कारक के द्वारा होता है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सोचें, चलो
मूत्र मार्ग में क्या होती है? जलन होती है। मूत्र मार्ग में क्या होती है? जलन होती है। मूत्र मार्ग में जलन होती है। मार्ग में क्या होती है मेरे भाई? जलन होती है। दूसरा लिखेंगे सिफिलिस। क्या लिखेंगे? सिफिलिस। देखो इसको बोलते हैं सुजाक, जिसको हम गोनेरिया भी बोलते हैं, और गोनेरिया कारक के द्वारा ही होता है। ये किसके द्वारा होता है? गोनेरिया कारक के द्वारा, है ना? गोनेरिया कारक के द्वारा ही होता है। ठीक है, ठीक है। और इसके कारण क्या होती है? पेश मूत्र मार्ग में क्या होने लग जाती है? जलन होने लग जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई, दूसरा बी डाल के लिखेंगे, डालेंगे बी। बी लिखेंगे, बी मेरे भाई, बी में लिखेंगे सिफिलिस। सिफिलिस दिख रहा है सभी को? सिफिलिस में लिखेंगे यह रोग ट्रेपनोमा पेलिडम, यह रोग ट्रेपनोमा पेलिडम, यह रोग ट्रेपेनोमा ट्रेपोनेमा रोग यह रोग ट्रेपेनोमा पेलिडम नामक, यह रोग ट्रेपेनोमा ट्रेपोनेमा पेलिडम नामक जीवाणु द्वारा है। ठीक है, इसमें क्या होता है मेरे भाई? यहाँ तब क्या होता है यहाँ में? इसमें क्या होता है मेरे भाई? इसमें क्या हो जाता है? जो गुप्तांग है वहां पे घाव पड़ जाते हैं मेरे, क्या पड़ जाते हैं? गुप्तांगों में घाव पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यह रोग ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा होता है। लिखेंगे जननांग पर घाव या छाले पड़ जाते हैं। लिखेंगे इस रोग में, रोग में जननांगों पर रोग में जननांगों पर घाव या छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, दिख रहा है सभी को? ठीक है, चलो आगे लिखेंगे विषाणु द्वारा। लिखेंगे विषाणु द्वारा, हेडिंग डालेंगे विषाणु द्वारा। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया और विषाणु को बोलते हैं वायरस, ठीक है ना? विषाणु द्वारा, चलो विषाणु द्वारा में लिखेंगे मेरे भाई, हाँ पहला लिखेंगे इसमें हिपेटाइटिस। क्या लिखेंगे? हिपेटाइटिस। ठीक है, पहला लिखेंगे हिपेटाइटिस। चलो पहला लिखेंगे हिपेटाइटिस। और हिपेटाइटिस में जो ध्यान रखेंगे, तो हिपेटाइटिस होता है वो हिपेटाइटिस बी के कारण होता है। हिपेटाइटिस बी कारक नाम होता है एक, ठीक है, उसके कारण होता है। लिखेंगे पहले हिपेटाइटिस, लिखेंगे मेरे भाई।
लिखेंगे ए में लिखेंगे हिपेटाइटिस, और हाँ मेरे भाई मैं कोर्स पूरा कराऊंगा, मतलब कराऊंगा, ठीक है। कोई भी अपने माइंड में ये ना लेके बैठे कि एग्जाम से पहले कोर्स होगा या नहीं होगा, मुझे चाहे 2 घंटे क्लास लेनी पड़े चाहे 3 घंटे क्लास लेनी पड़े, मैं कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, मतलब कराऊंगा, ठीक है। चलो हिपेटाइटिस में लिखेंगे यह रोग हिपेटाइटिस बी कारक के कारण होता है, लिखेंगे लिखेंगे हेपेटाइटिस में लिखेंगे यह रोग हेपेटाइटिस बी कारक, यह रोग हेपेटाइटिस यह रोग हेपेटाइटिस बी के कारण, यह रोग हेपेटाइटिस बी कारक के कारण, यह रोग हेपेटाइटिस बी कारक के कारण, यह रोग हेपेटाइटिस बी कारक के कारण होता है। इस रोग में तेज बुखार, कोमा, इस रोग में तेज बुखार, पेट दर्द, रोग में तेज बुखार, तेज बुखार, पेट दर्द, मचलाना, मचलाना आदि होता है, आदि होता है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या होगा, हेपेटाइटिस बी कारक के कारण होता है, ध्यान रख लेंगे, हेपेटाइटिस ए के कारण नहीं होता, हेपेटाइटिस बी, हाँ हेपेटाइटिस बी के कारण हेपेटाइटिस होता है, और इसमें क्या होता है, बुखार आ जाता है, पेट दर्द हो जाता है, जी मचलाने लग जाता है, ठीक है। चलो के कारण, हेपेटाइटिस बी के कारण। चलो आगे आते हैं मेरे भाई, जेनिटल हर्पिस की बात करेंगे, तो बी वाला लिखेंगे जेनिटल हर्पिस, क्या मेरे भाई लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे इसमें जेनिटल हर्पिस, जेनिटल हर्पिस। चलो अब जेनिटल हर्पिस में लिखेंगे, जेनिटल हर्पिस में लिखेंगे यह रोग टाइप 2 हर्पिस, लिखेंगे टाइप 2 हर्पिस, लिखेंगे लिखेंगे यह रोग टाइप 2 हर्पिस, ठीक है। यह रोग टाइप 2 हर्पिस, लिखेंगे सिंपलेक्स वायरस के कारण होता है, टाइप 2 हर्पिस
यह रोग टाइप 2 हर्पीस सिंप्लेक्स, लिखेंगे सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है, सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। कारण होता है, लिखेंगे इस रोग में क्या क्या होता है, इस रोग में लिखेंगे, इस रोग में लिखेंगे मेरे भाई, इस रोग में जननांगों पर छाले पड़ना या दर्द होना होता है। रोग में लिखेंगे, रोग में जननांग पर छाले या दर्द होता है। ठीक है मेरे भाई, या तो जननांग पर छाले पड़ जाएंगे या दर्द हो जाएगा। अब तीसरा जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एड्स का है, ध्यान से समझ लेंगे कि एड्स और एचआईवी है क्या चीज। जो एड्स है ना मेरे भाई, एड्स है, ठीक है, ये एड्स एक बीमारी है। एड्स क्या है, एक बीमारी। और एचआईवी क्या है, एचआईवी एक वायरस है। एचआईवी वायरस के कारण ही एड्स होता है। एचआईवी और एड्स अलग अलग बीमारी नहीं है। एड्स बीमारी तो कौन सी है, एड्स होती किसकी वजह से है, एचआईवी की वजह से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलो तीसरा लिखेंगे, इसमें सी करके लिखेंगे मेरे भैया ना, सी पे लिखेंगे, पे लिखेंगे एड्स। ठीक है, सी पे लिखेंगे एड्स, एड्स तो लिखेंगे ए आई टी एस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो लिखेंगे एड्स का पूरा नाम, लिखेंगे एड्स का पूरा नाम एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये याद करेंगे सबसे पहले तो, इसका जो पूरा नाम है मेरे भाई वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम लिखेंगे। यह एक लैंगिक संचारित रोग है। लैंगिक आ जाए चाहे यौन आ जाए, एक ही बात है ना, यौन संचारित कह दे चाहे लैंगिक संचारित कह दे, एक ही बात है। ठीक है एक लैंगिक संचारित रोग है। एक लैंगिक संचारित रोग है जो HIV, ठीक है, जो किसके कारण मेरे भाई, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, जो HIV के कारण होता है, जो HIV के कारण है। वी का मतलब भी वायरस होता है, इसलिए मैंने वायरस नहीं लिखा यहाँ पे, HIV वायरस है ना, तो वी का मतलब भी क्या है, वायरस है ना, ह्यूमन
ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, इसके कारण होता है, ठीक है ना मेरे भाई। ठीक है, चलो आगे लिखें। अब लिखेंगे एड्स फैलने के कारण, ठीक है ना। अब ये एड्स फैलता कैसे हैं, इससे पहले मैं एक बार इसको थोड़ा सा इसमें सेट कर देता, ठीक है, दिख रहा है सभी को इसमें। चलो ठीक है मेरे भाई, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताएंगे मेरे भाई, जहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताएंगे। देखो ध्यान से समझेंगे। लैंगिक संचारित रोग क्या होते हैं, मैंने बताया ऐसी बीमारियां जो क्या होती है मेरे भाई, क्या होती है, यौन संबंध लैंगिक संयोजन से होने वाले जो रोग होते हैं, संक्रामक जो रोग होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, यौन संचारित रोग। मतलब कि सीधी सीधी बात यह है कि ऐसी बीमारियां जो कि सेक्स करने के दौरान या सेक्स से रिलेटेड हैं, उनके द्वारा जो फैल रही हैं, उनको बोलेंगे हम लैंगिक संचारित रोग। और ध्यान से समझ लेंगे, इनमें से कुछ बीमारी तो ऐसी है जिनका कोई इलाज नहीं है। तो क्या किया जाए, जब इनका इलाज नहीं है तो हमें इनके बचाव पे ध्यान देना पड़ेगा कि इनके बचाव कौन कौन से हैं। चलो इनके बचाव भी लिखेंगे, उससे पहले हम देखते हैं एक बार कि कैसे कैसे फैलती हैं। ये दो तरीके हैं, या तो जीवाणु के द्वारा, मतलब जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं मेरे भाई, बैक्टीरिया। दूसरा होगा विषाणु, किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा, जिसको हम वायरस बोलते हैं, ठीक है, या तो बैक्टीरिया के द्वारा या वायरस के द्वारा। अच्छा बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी फैलेंगी, तो बैक्टीरिया के द्वारा दो बीमारियां हैं, जिसका नाम है गोनेरिया और सिफिलिस। गोनेरिया और सिफिलिस बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, बोर्ड की एग्जाम हो चाहे कंपटीशन लेवल की एग्जाम हो चाहे कोई सी एग्जाम हो। तो सुजाक, गोनेरिया को हिंदी में बोलते हैं सुजाक। जिसको गोनेरिया पता है उसको पता नहीं है कि सुजाक क्या है, और उसने पूछ लिया सुजाक क्या है, तो तुम्हें सुजाक का नहीं पता, तो ध्यान से समझ लेंगे सुजाक और गोनेरिया दोनों एक ही बात है, ठीक है। इंग्लिश में गोनेरिया और हिंदी में क्या है मेरे भाई, सुजाक है, हिंदी में क्या है, सुजाक, ठीक है। सिफिलिस, सिफिलिस क्या है मेरे भाई, ये भी जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है, क्या है, जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है। सुजाक या गोनेरिया यह गोनेरिया कारक के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है मेरे भाई, गोनेरिया कारक के द्वारा होता है। इस रोग के कारण मूत्र मार्ग में जलन होती है, क्या होती है, मूत्र मार्ग में जलन। देखो कभी कभी हो जाती है, कई बार अपन क्या है, गर्म चीजें खा लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्म चीजें खा लेते हैं, जैसे कि मान लो लहसुन की चटनी खा ली, फिर तुमने मतलब उटपटांग मोमोज वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी की चीजें खा ली, कहते हैं ये चीज गर्मी करेगी, ये चीज ठंड करेगी। तो जो गर्मी वाली चीजें वो तुम खा लेते हो, तो कई बार क्या होती है, टॉयलेट में या पेशाब में जलन होने लग जाती है, ठीक है, वो एक नॉर्मली है, ठीक है। लेकिन अगर तुम देख रहे हो कि लंबे टाइम से तुम्हें क्या चल रहा है कि भाई मतलब मूत्र मार्ग में जलन हो रही है, तो ध्यान से समझना मेरे भाई कि वो एक बीमारी है, क्या है, एक बीमारी, और उस बीमारी को ही बोला जाता है गोनेरिया, गोनेरिया या सुजाक। और किसके द्वारा होता है, गोनेरिया कारक के कारण होती है। दूसरी बात करें सिफिलिस की, सिफिलिस क्या है मेरे भाई, ये भी एक जीवाणु से फैलने वाला रोग है। कौन सा रोग है, लैंगिक संचारित रोग है। कौन सा रोग है मेरे भाई, लैंगिक संचारित रोग है। यह रोग किसके द्वारा फैलता है, ये ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा, ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ट्रेपेनोमा पैलिडम, ठीक है, नामक जीवाणु द्वारा होता है। इस रोग में जननांगों पर घाव या छाले पड़ जाते हैं। विषाणु द्वारा बात करें, हेपेटाइटिस, क्या होता है मेरे भाई, हेपेटाइटिस। यह रोग हेपेटाइटिस बी कारक के कारण होता है। इस रोग में तेज बुखार, पेट दर्द, जी मचलाना आदि होता है, ठीक है मेरे भाई। कौन कौन से रोग होंगे, तेज बुखार हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, जी मचलाएगा आदि, ये काम किसमें होंगे, हेपेटाइटिस में। होता किसके कारण है, इसका कारक कौन है, कारक कौन है मेरे भाई, ठीक है, कौन है इसका कारक, तो ध्यान से समझ लेंगे, हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। आ जाओ जेनिटल हर्पिस की बात करें, यह रोग टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। ध्यान से समझ लेंगे कि जेनिटल जो हर्पिस है वो टाइप 2 हर्पिस के कारण होता है, टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है, टाइप 2 हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। इस रोग में जननांगों पर छाले या दर्द होता है, ठीक है, या तो छाले पड़ जाएंगे, अगर छाला नहीं पड़ रहा तो जननांग पर क्या होने लग जाएंगे, दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सी का मतलब है एड्स, ठीक है, ये तीसरी बीमारी है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है मेरे भाई, देखो यहाँ पे देखेंगे AIDS, ठीक है, इनसे ही बना है एड्स। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके यहाँ पर लगा लेंगे तुम स्टार, क्योंकि एक नंबर में ये क्या करता है मेरे भाई, एक नंबर में तुमसे ये पूछ लेता है बहुत बार कि इस यहाँ पे क्या पूछ लेता है, एड्स का पूरा नाम बताओ, HIV का पूरा नाम बताओ, तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेंगे
कि एड्स तो मेरे भाई एक बीमारी है, एड्स तो क्या है, एक बीमारी, लेकिन एचआईवी क्या है, ये एक वायरस है, ये एक वायरस है जिसके कारण एड्स होता है। तो एचआईवी अलग चीज नहीं है, ये एक वायरस है जिसके कारण एड्स की बीमारी होती है। ठीक है, तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह एक लैंगिक संचारित रोग है जो एचआईवी मतलब कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण। ठीक है, अच्छा तो अब एड्स से बचाव के उपाय देख लेते हैं। तो एड्स से बचाव लिखेंगे, एड्स फैलने के कारण देख लेते हैं पहले तो कि कैसे कैसे फैलता है, और उसके बाद में देखेंगे इसके बचाव क्या क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और इसमें लिखेंगे एड्स फैलने के कारण, एड्स फैलने के कारण। ठीक है, एड्स फैलने के कारण, एड्स फैलने के कारण। चलो लिखेंगे मेरे भाई, यहां पे लिखेंगे एड्स फैलने के कारण, ये एड्स फैलने के कारण है सभी को, तो लिखेंगे एड्स फैलने के कारण। कल मेरे भाई मैं इसकी किताब की रीडिंग भी लगवा दूंगा, ठीक है ना। चलो, और ये चैप्टर तुम्हारा आज कंप्लीट हो जाएगा मेरे भाई। हाँ, चलो, एड्स फैलने के कारण। अच्छा कौन कौन से कारण हैं, तो वो मैं लिखा रहा हूं मेरे भाई। हाँ, लिखेंगे सभी। पहला लिखेंगे, लिखेंगे मेरे भाई, पहला लिखेंगे संक्रमित सुई से, संक्रमित सुई से कैसे फैलता है मैं बताऊंगा अभी, है ना। चलो, दूसरा, दूसरा लिखेंगे गर्भवती मां से शिशु को, तीसरा लिखेंगे मेरे भाई, तीसरा लिखेंगे रक्त आधान के, रक्त आधान के दौरान। ठीक है, लिखेंगे रक्त आधान। आधान का मतलब है मेरे भाई किसी को देना या लेना। अगर किसी से तुम ब्लड ले रहे हो और उसकी जांच नहीं की तुमने, एड्स का पता नहीं है कि एड्स है या नहीं है, तुमने रक्त ले लिया, अगर किसी को दे दिया तो तुम्हारे क्या हो, मतलब उसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसको क्या हो जाएगा, मतलब एड्स हो जाएगा रक्त आधान के दौरान, रक्ताधान के दौरान। ठीक है, चलो चौथी चीज देखते हैं मेरे भाई, चौथी चीज लिखेंगे, लिखेंगे चौथी चीज ना। ठीक है, चौथी चीज लिखेंगे मेरे भाई, चौथी चीज लिखेंगे यहाँ पे एचआईवी पीड़ित स्त्री से, एचआईवी पीड़ित स्त्री से पुरुष को, अथवा, अथवा लिखेंगे एचआईवी पीड़ित स्त्री से पुरुष को, अथवा एचआईवी पीड़ित पुरुष से स्त्री को। ठीक है, एचआईवी पीड़ित स्त्री से पुरुष को अथवा एचआईवी पीड़ित पुरुष से स्त्री को यौन क्रिया के दौरान, यौन क्रिया के दौरान। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो
ये 4 कारण है मेरे भाई। अब लिखेंगे इसके लिए भाई, हाँ एक चीज और लिखेंगे, ये तो एड्स वेड्स के हो गए, ठीक है। इन्हीं ये भाई इसके जो कारण है ना, इनसे बचाव ही क्या है मेरे भाई, इनकी समस्या का समाधान है। अब देखते हैं अपन गर्भ निरोध के लिए, ठीक है ना। तो गर्भ निरोध की विधियां, एक चीज रह गई थी उसको भी लिख लेंगे, गर्भ निरोध की विधि। गर्भ निरोध की विधियां, गर्भ निरोध का मतलब है कैसे, ऐसी कौन सी विधियां अपनाएं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम गर्भ निरोध को रोक सकते हैं, सबकी गर्भ को, मतलब गर्भ को हम निरोध कर सकते हैं, गर्भ को रोक सकते हैं, ताकि बच्चे या जनसंख्या ज्यादा ना हो, ठीक है। चलो, तो गर्भ निरोध की विधियां, को ये मत बोलना गुरुजी हम क्यों कौन करा, भाई करो तुम्हारी मर्जी है, खूब आराम से, है ना, मैं क्यों मना करूंगा भाई, जो लीगल है वो तो है ही। शादी के बाद करो आराम से, जितने बच्चे करने आराम से टीम खड़ी करो। अपने भारत में प्रतिबंध तो है नहीं कि भाई 2 ही बच्चे करने हैं, करने करो भाई, मैं क्या कहूंगा। और नालायक को उतने ही करना जिनसे संभल जाए, ठीक है। लिखेंगे निरोध का प्रयोग करके, निरोध का प्रयोग करके, ठीक है। दूसरा लिखेंगे मेरे भाई, दूसरा लिखेंगे कॉपर टी का प्रयोग करके। कॉपर, कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा, कॉपर टी का उपयोग करके, ठीक है। तीसरा लिखेंगे मेरे भाई पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी, ठीक है। और चौथा लिखेंगे मादा नसबंदी, और कमेंट करके बताएंगे कि पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं और मादा नसबंदी को क्या कहते हैं। चलो जल्दी बता देंगे कमेंट करके। चौथा लिखेंगे मादा नसबंदी, है पुरुष नसबंदी द्वारा और मादा नसबंदी द्वारा, ठीक है ना मेरे भाई। अच्छा, मादा नसबंदी को क्या बोलते थे, ट्यूबेक्टोमी, और इसको क्या बोलते थे, बताओ क्या बोलते थे, पुरुष नसबंदी को वैक है, वैसे चालू होता था, हाँ बताओ, बताएंगे सभी। चलो अच्छा यही बता देना, चलो वैक्सोटोमी बोलते थे, वैस्कोटोमी बोलते थे, वैक्सो या वैस्को, ठीक है। तो दोनों में बता देना तुम, ठीक है, पुरुष नसबंदी में, ठीक है। ये चैप्टर मेरे भाई आज तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट। देखो ध्यान से समझ लेते हैं एक बार, एड्स फैलने के कारण, ये भाई फैलता कैसे है, संक्रमित सुई से। संक्रमित सुई का मतलब क्या है, जैसे तुम अस्पताल में गए, तुम्हारे बुखार चढ़ रहा था, डॉक्टर ने क्या किया, मतलब जो भी था, सॉरी, डॉक्टर जो था उसने क्या किया, तुम्हारे सुई लगा दी। अब मुझे पता ही नहीं, देखो इस तरीके से तुम्हारे क्या लगा दी, सुई लगा दी। जैसे ही सुई लगाई, अब मुझे पता ही नहीं कि तुम्हारे संक्रमण है या नहीं है, तुम्हें एड्स है या नहीं है, भाई हर कोई बंदा तो जांच करा के नहीं आता। तो अब जैसे लगा दिया, मान लो अब मुझे पता नहीं था तुम्हारे एड्स था, अब मान लो इसी सुई को अगर किसी दूसरे में काम में ले लिया, अब वो सुई तो क्या हो गई, संक्रमित हो गई, क्योंकि उस आदमी के लगाई है जिसके एड्स है। अब दूसरे आदमी का अगर तुम ले रहे हो तो ये क्या है, एड्स का कारण है, एड्स फैलने का कारण है। इसलिए तुमने देखा होगा जब भी तुम अस्पताल में जाते हो, हर बार एक नई सुई फाड़ते हैं। तुमने कभी सोचा नहीं कि बार बार सुई क्यों बदलते हैं, ऐसा थोड़ी उसके लग गई इसलिए मतलब उसके लगा दिया, बाद में नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, तो ये रीजन है मेरे भैया ना, संक्रमण से बचने के लिए, इन्फेक्शन ना हो इसके लिए, ठीक है। दूसरा, गर्भवती मां से शिशु को, अगर कोई गर्भवती मां है तो उससे उसके बच्चे को क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। अच्छा तीसरी चीज है रक्त आधान के दौरान। रक्त आधान के दौरान क्या है मेरे भाई, जैसे मैंने रक्त ले लिया, मान लो मेरे ब्लड की कमी आ गई, जैसे कोई देने के लिए आया कि भाई मेरे पास ब्लड है तुम लोगे, मैंने कह दिया भाई दे जा यार ब्लड, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने उसकी जांच ही नहीं की कि उसको एड्स था या नहीं था, वो तो ब्लड दे गया, डॉक्टर ने मेरे अंदर चढ़ा दिया, तो उसके ब्लड के लेने के कारण, अब मैं तो क्या था पहले से स्वस्थ था, तो अब लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने ब्लड लिया तो अब मेरे अंदर भी क्या आ गया, एड्स आ गया, HIV वायरस आ गया। तो अब क्या होगा मेरे भाई, इसके द्वारा भी क्या होता है, एड्स होता है। अच्छा चौथी बात,
एचआईवी पीड़ित स्त्री से पुरुष को अथवा एचआईवी पीड़ित पुरुष से स्त्री को यौन क्रिया के दौरान, पहली बात तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये स्त्री से फैलने वाला रोग है, स्त्री वाहक है, मतलब स्त्री के द्वारा ही फैलते हैं। जैसे मान लो कोई लेडीज है, कोई महिला है जिसने कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बना लिए, जैसे मान लो, और आज तो ये नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन मेरे भाई ये एड्स का मुख्य कारण है। तो क्या किया जाए, कैसे बचा जाए? इससे ऐसे बचा जा सकता है कि कई महिलाएं, कई जो होती है वो क्या करती है, अन्य पुरुषों के साथ, ठीक है, संबंध बनाती है। तो उन संबंधों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन को काम में लेना चाहिए, निरोध का प्रयोग करना चाहिए, जिसको हम कंडोम बोलते हैं। क्यों लेना चाहिए? इससे क्या होता है, देखो मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, एक तो गर्भ निरोध बचता है, दूसरा एड्स फैलने के जो खतरा है वो कम हो जाता है। लेकिन आपने अगर मान लो निरोध काम में नहीं लिया, प्रोटेक्शन काम में नहीं लिया, तो एड्स फैलने का खतरा, जैसे मान लो कोई महिला है जिसने आज किसी के साथ सेक्स कर लिया, अब दूसरे दिन उसने किसी और के साथ कर लिया, तीसरा किसी और के साथ कर लिया, ठीक है, तो अब बहुत सारे ऐसे मान लो उन्होंने संबंध बना लिए, आज मान लो ऐसा नहीं कि आज बनाया तो कल बना लिया, नहीं, अगर उसने महीने बाद में भी बनाया, साल 2 साल बाद में बनाया, लगातार उसने संबंधों को बदला है, लगातार उसने अगर संबंधों को बदला है, तो क्या करते हैं मेरे भाई, इससे एड्स फैल जाता है। इससे क्या हो जाता है, एचआईवी वायरस क्या हो जाता है मेरे भाई, चला जाता है, ठीक है, और एचआईवी वायरस जिसके अंदर जाता है उसको क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। चलो, गर्भ निरोध की विधियां, देखो मेरे भाई जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, तो कोई चाहता है कि हमारे 2 ही बच्चे हो, कोई चाहता है हमारे 3 ही बच्चे हो, कोई चाहता है हमारी पूरी की पूरी फौज खड़ी हो जाए। तो उन स्थितियों में क्या करते हैं, जिन्हें फौज खड़ी करनी होती है वो इन चीजों का प्रयोग नहीं करते, जिन्हें सीमित बच्चे चाहिए होते हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा, ठीक है, 3 बच्चे जो भी चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सेक्स के दौरान क्या करते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, ताकि सेक्स के दौरान क्या हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, निषेचन ना हो। अगर निषेचन नहीं होगा तो युग्मनज नहीं बनेगा, और युग्मनज नहीं बनेगा तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए मेरे भाई, कोई भी चीज है, जब तुम्हारा युग्मनज बनेगा या फिर बच्चा बनेगा, गर्भाशय में गर्भ कब धारण होगा, जब अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे, यही बात है। तुम बोलोगे हाँ गुरुजी यही बात है, जब मेरे भाई शुक्राणु और अंडाणु मिलेंगे तभी तो गर्भ बनेगा, तभी तो भ्रूण बनेगा भाई, जभी तो युग्मनज का निर्माण होगा। हाँ, तो ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से ही रोक दे? अब जब शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा नहीं, शुक्राणु जब अंडाणु से मिलेगा नहीं, तो ना तो युग्मनज का निर्माण होगा, और जब युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं होगा, और भ्रूण का निर्माण नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा, और गर्भधारण की तो रोकना है हमको, ठीक है। तो पहला है निरोध का उपयोग करके, निरोध का मतलब है मेरे भाई जिसको हम कंडोम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन भी बोल लेते हैं, उनका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं हम, गर्भ निरोध कर सकते हैं। निरोध का मतलब है कि उसको जाम कर देना, बंद कर देना, ठीक है। कॉपर टी का उपयोग करके, कॉपर टी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक इस तरीके से तांबे की क्या होती है मेरे भाई, एक तरीके से तांबे का उपकरण सा होता है, वो टी टाइप में होता है। किस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से होता है, वो इस तरीके से टी टाइप में होता है मेरे भाई, हाँ, इस तरीके से होता है वो, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसको क्या किया जाता है मेरे भाई, उसको क्या कर दिया जाता है, इसको मादा के अंदर क्या कर दिया जाता है, जो मादा की गर्भनाल होती है, मादा की देखो इस तरीके से तो होता है, ये इस तरीके से तो होता है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अंडाशय होता है, और एक यहाँ पे अंडाशय होता है, इस तरीके से तो होता है ना मेरे भाई, इस तरीके से तो होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक टी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक टी। अब देखो जैसे इस तरीके से टी लगा दिया, तो इस टी को लगाने के बाद, इस टी को लगाने के बाद में ये टी लगा दिया, मान लो क्या लगा दिया, एक टी है, ये क्या है, टी। ये टी लगाने के बाद में क्या ये शुक्राणु जो जा रहा था यहाँ पे इस तरीके से, जो शुक्राणु था, ये शुक्राणु क्या अंडाणु के पास जा पाएगा क्या? तुम बोलोगे नहीं सर, ये तो टी की वजह से रुक जाएगा। तो ये जो टी बनता है वो बनता है तांबे से। किससे बनता है? तांबे का तार होता है, तांबे का तार मान लो, तांबे का मान लो। ये टी किसका बनता है? तांबे का। इस तांबे को बोलते हैं अपन क्या? कॉपर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर। ये कॉपर है और ये है टी, इसलिए इसको बोल दिया कॉपर टी। क्या बोल दिया? कॉपर टी बोल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं पुरुष नसबंदी द्वारा। पुरुष की नसबंदी में मैंने तुम्हें बताया था कि पुरुष की नसबंदी का मतलब है कि उसकी क्या कर दी जाती है, उसकी जो शुक्राणु मतलब शुक्रवाहिनी है उसको क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है या फिर काट दिया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि वृषण जो है वो शुक्रवाहिनी से शुक्राशय तक नहीं पहुंचते और ना ही शुक्राणुओं का उत्सर्जन होता है। ठीक है, शुक्राणु बाहर नहीं निकल पाते। दूसरा है मादा नसबंदी द्वारा। मादा नसबंदी में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये तुम्हारी ट्यूब होती है, यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, अंडवाहिनी बोलते हैं, उस अंडवाहिनी को क्या कर दिया जाता है? धागे से या तो बांध दिया जाता है, धागे से क्या कर दिया जाता है? बांध दिया जाता है। इस तरीके से तुम्हारी ये इस तरीके से जाके, और ये तुम्हारी अंडवाहिनी होती है यहाँ पे इस तरीके से, है ना, और ये तुम्हारी इस तरीके से ये अंडवाहिनी होती है। यहाँ पे देखो क्या, ये इस तरीके से होती
है, इस तरीके से होती है मेरे भाई, इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे क्या कर दी जाती है, यहाँ पे इसको बांध दिया जाता है। बांधने के दौरान अब इसमें से अंडों का उत्सर्जन नहीं होगा। जब अंडों का उत्सर्जन ही नहीं होगा तो क्या शुक्राणु अंडाणु से मिल पाएगा क्या? तुम कहोगे नहीं सर। जब अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा तो निषेचन हो पाएगा क्या? तुम बोलोगे नहीं सर। अगर निषेचन नहीं हो पाएगा तो क्या युग्मनज का निर्माण हो पाएगा क्या? तुम बोलोगे नहीं सर। क्या युग्मनज का निर्माण नहीं होगा तो क्या वो गर्भाशय में आएगा क्या पूरा का पूरा निषेचित जो पदार्थ है? जब निषेचन ही नहीं हुआ, निषेचित हुआ ही नहीं अंडा, तो गर्भाशय में क्यों आएगा? तो वो गर्भाशय में आएगा नहीं, तो बच्चा पैदा हो जाएगा क्या? बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो आज जाके फाइनली तुम्हें ये पता चला है कि बच्चे पैदा कैसे होते हैं। ठीक है, कईयों ने इसकी हेडिंग को पढ़ के पूरे चैप्टर को पढ़ लिया लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आज जाके तुम्हें समझ में आया होगा, है ना? चलो ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल देखो, कल हाँ 3-4 क्वेश्चन मेरे भाई मैं बाद में लेके आऊंगा। मेरा मन नहीं है क्योंकि तुम पढ़ोगे नहीं। क्या फायदा बनाने का, बताओ? कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है बनाने का? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। ठीक है, और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस कल का रह गया था, ये लो, और आज का ये लो। ठीक है, चलो।